Hello, are you there? Hello. कहाँ गए सब लोग? अरे ऐसे मत करो मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं। अब क्लास आज लास्ट ही करेंगे निवेदा। अब मुझे लग नहीं रहा स्टूडेंट भी पढ़ने के मूड में नहीं है, और मैं भी कुछ देख लूँ कैसी होती है दिवाली, है ना। ज़िंदगी कितने मज़े थे, अफसरी के मज़े ही थे अलग। अगर मैं इस समय अपनी पोस्ट पर होता, रिज़ाइन नहीं किया होता, मज़े से घूम रहा होता। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसके अपने मज़े थे खैर, तो इसलिए कह रहा हूँ वो अफसर बनो। चलिए साहब, अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। हमने बात करनी थी कहाँ से, यहाँ पर थे हम लोग, है ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट where both the parties are employees, the parties shall during the course of inquiry be given an opportunity of being heard, and a copy of the findings shall be made available to both the parties, enabling them to make representation against the findings before the committee। ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, बस में कुछ खास है नहीं। इसमें सिर्फ इतनी बात की गई है कि अगर दोनों ही पार्टीज एम्प्लॉयज़ हैं, वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉयज़, यानी कि कोई एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले नहीं, दोनों ही एम्प्लॉयज़ हैं, बोथ पार्टीज आर एम्प्लॉय, तब क्या होगा। बस वो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बनता नहीं है, पढ़ लीजिए, बस मैं पढ़ देता हूँ दोबारा समझा करके। देन
पार्टीज शैल बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों ही पार्टीज को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ये तो बट ऑब्वियस बात है। ए कॉपी ऑफ द फाइंडिंग्स, ए कॉपी ऑफ द फाइंडिंग्स, फाइंडिंग मीन्स इंक्वायरी की फाइंडिंग्स जो है, द कॉपी ऑफ फाइंडिंग्स शैल बी मेड अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही पक्षकारों को जो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हैं उसकी कॉपी दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? सो दैट दे कैन मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द कमेटी, वो कमेटी की फाइंडिंग्स के अगेंस्ट अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ। क्वेश्चन बनता नहीं है। यहाँ से देखिए, ये है आपका क्लॉज सेकंड, नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 509 आईपीसी, द कोर्ट में, यानी कि सेक्शन 509 में कुछ भी होते हुए द कोर्ट में व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, यानी कि दोषित हो जाता है उसका, ऑर्डर पेमेंट ऑफ सच सम्स एज इट मे कंसिडर एप्रोप्रिएट to the aggrieved woman by the respondent having regard to the provisions of section 15। समझिए क्या है यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट में उसके विरुद्ध ऑफेंस, रेस्पोंडेंट का ऑफेंस प्रूव हो जाता है, यानी कि ही इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, तो भले ही सेक्शन 509 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि एग्रीव्ड वुमन को पेमेंट कराई जाएगी, एग्रीव्ड वुमन को कुछ पैसे दिलाए जाएंगे, भले ही 509 में ऐसा नहीं लिखा है। पढ़ो दोबारा देखो, नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 509 में भले ही इस बारे में कुछ ना लिखा हो, नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 509 ऑफ द आईपीसी, कोर्ट में, कोर्ट क्या कर सकती हैं? कोर्ट में ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है किस बात का? पेमेंट ऑफ सच सम्स, पेमेंट ऑफ सच सम्स, उतने पेमेंट के लिए ऑर्डर कर सकती है, एज मे कंसिडर एप्रोप्रिएट, एज मे कंसिडर एप्रोप्रिएट, जो कि कोर्ट को उचित लगता हो। कोर्ट इस प्रकार के सम की, इस प्रकार के धन की पेमेंट का आदेश कर सकती है जैसा कि कोर्ट को उचित लगता हो। किसके लिए? टू द एग्रीव्ड वुमेन बाय द रेस्पोंडेंट, कि रेस्पोंडेंट जिसका कि कन्विक्शन हुआ है वो एग्रीव्ड वुमेन को इतने रुपए 5,000 10,000 दे, भले ही सेक्शन 509 इस बारे में कुछ ना कहता हो। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग 509 में जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द रिस्पोंडेंट टू द एग्रीव्ड। ये कैसे समझ सकते हैं आप? ऐसे समझ सकते हैं, ये है एग्रीव्ड वुमेन, देयर इज व्हाट? रिस्पोंडेंट एंड दिस इज कोर्ट। रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड, then court can order what? That respondent shall pay to the aggrieved woman what? Such sum as ordered by the court। बोलो हाँ, समझ में आया नहीं आया? कम ऑन। एंड नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट पी फॉर प्रीलिम। सिविल कोर्ट पर हाईलाइट कर लीजिए क्या है क्वेश्चन यहाँ का, है समझ लीजिए कि देखिए जब ये आप ये कमेटीज़ हैं, जब ये इंक्वायरी कर रही हैं, इंटरनल कमेटी इंक्वायरी कर रही है, लोकल कमेटी इंक्वायरी कर रही है कि नहीं है? इंटरनल कमेटी इंक्वायरी कर रही है, लोकल कमेटी इंक्वायरी कर रही है, ठीक। तो अब ऐसी दशा में दे विल हैव टू कॉल सम विटनेसेस, है कि नहीं है? दे शुड हैव सम पावर्स। तो उस समय उनके पास कौन सी पावर्स होंगी?
दे विल बी हैविंग द सेम पावर्स एज द सिविल कोर्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि एज ए सिविल कोर्ट, एज ए SHO ऑफ द पुलिस स्टेशन, और द एज ए क्रिमिनल कोर्ट, एज द हाई कोर्ट, एज सेशन कोर्ट, व्हाट, देन द आंसर शैल बी एज ए सिविल कोर्ट। इस पे हाईलाइट कर लीजिए, शैल हैव द सेम पावर्स, दे शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए सिविल कोर्ट। और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा P4 प्रीलिम्स। बस when trying a suit in respect of the following matters, कौन कौन से मैटर्स हैं? ये summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath। एक ये हुआ कि किसी व्यक्ति को सम्मन करना हो, किसी व्यक्ति को सम्मन करना हो कि he should be present before the court, he should be present before the court and the examination होना है उसका ओथ पर। तो जो पावर सिविल कोर्ट के पास होंगी, पावर टू कॉल हिम, to ensure his attendance, same power will be enjoyed by these committees, whether local committee or internal committee। इन दोनों ही committees के पास में ये powers होंगी ही होंगी, summoning and enforcing the attendance and examining on oath। और इसी तरीके से सेकंड, requiring the discovery and production of document and any other matter which may be prescribed। in nutshell आप ऐसा कर सकते हैं, बस ऐसा कर सकते हैं आप कि सिविल कोर्ट के पास जितनी भी पावर्स होती हैं ट्रायल करने के लिए किसी सूट का, वो सभी पावर्स कमिटीज के पास भी होंगी एज पर CPC। तो सेम पावर्स एज आर इन CPC अपॉन सिविल कोर्ट, सेम पावर्स आर एंजॉयड बाय द कमिटीज। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वो आपको देंगे सिविल कोर्ट का ऑप्शन देंगे, क्रिमिनल कोर्ट का ऑप्शन देंगे, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लाइक करके। डोंट बी कंफ्यूज सिविल कोर्ट। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा कि सेक्शन 11 की जो इंक्वायरी है उसका कोई ड्यूरेशन है या खींचती चली जाएगी? यस, देयर इज ड्यूरेशन, एंड दिस ड्यूरेशन पे यहां से क्वेश्चन बनता है, दिस इज व्हाट, ए पीरियड ऑफ 90 days। द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 90 days। P4 प्रीलिम्स यहां से क्वेश्चन बनता है, कर लेंगे आप? हाँ ना, बताइए। तो सेक्शन 11 हुआ इस तरीके से ओवर यहां से, बोलो हाँ ना। तो दिस इज व्हाट, पीरियड ऑफ 90 days। कर लेंगे आप? मैं इसको सम अप कर देता हूं क्योंकि काफी लंबा हो जाता है, फिर ये एक बार को ऐसे एट ए ग्लांस देख लेते हैं, फिर सेक्शन 11 ओवर हो जाएगा। तो ये रहा आपके नजरे इनायत, this is section 11, it deals with the inquiry into the complaint, this complaint was made under section 9, fine, this is what, subject to the provisions of section 10, section 10 mentioned regarding the conciliation, settlement की बात करता है। तो सेटलमेंट के अधीन रहते हुए क्या होगा, रिस्पोंडेंट, वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई, उसकी जो इंक्वायरी होगी, शैल मेक प्रोसीड टू इंक्वायरी एज पर द सर्विस रूल्स होगी, इस पे सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू हिम। बस ये ध्यान रखना। जो सर्विस रूल के हिसाब से होगी, और जिन रूल्स पर जहां पर सर्विस रूल अप्लाई नहीं होते हैं, वेयर नो सच रूल्स एग्जिस्ट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, द मैनर एज ए प्रेस्क्राइब्ड। और डोमेस्टिक वर्कर के मामले में मैटर इज, द कंप्लेंट इज फॉरवर्डेड टू द पुलिस, लेकिन कब, इफ द प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट। इसको ध्यान रखेंगे, प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट होगा तभी पुलिस को फॉरवर्ड करेगी। किस मामले में? जब डोमेस्टिक वर्कर का मामला होगा तब, ठीक। और ये डेज हैं, कितने दिनों में फॉरवर्ड करेगी? दिस इज व्हाट द विद इन दी 7 days। यहाँ पे P4 प्रीलिम्स लगाइए। और कौन से सेक्शंस में फॉरवर्ड करेगी? सेक्शन 509 भी हो सकता है, प्लस अदर सेक्शंस हो सकते हैं, अदर रेलिवेंट प्रोविजंस भी हो सकते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा। एंड दिस फर्स्ट प्रोविजन डील्स विद द डिफरेंट सिचुएशन व्हेन द एग्रीड वुमन इन्फॉर्म्स, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, दैट एनी टर्म और कंडीशन हैज नॉट बीन कंप्लाइड। किसकी? सेटलमेंट की। कहाँ? जो सेक्शन 10 में सेटलमेंट हुआ था उसकी कोई टर्म एंड कंडीशन इज नॉट कंप्लाइड विद बाय द रेस्पोंडेंट, देन व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी 2 ऑप्शंस।
there will be two options before the committees, whether it is internal committee or local committee. They can make inquiry into the complaint or they can forward the complaint to the police. This is also possibility there. And again this is next proviso, इसमें कुछ खास बात है नहीं. Both parties shall be given opportunity of being heard. The copy of the findings shall be given to both so that they can file their representation against it. And again clause 2, it deals with specific case when the respondent is convicted for the offense. In that case it says, despite anything contained in section 509, court may order for the payment from the respondent to the aggrieved woman. And this is next. These internal committees or local committees, they shall enjoy the power of a civil court as per CPC. And the last point is that this inquiry shall be completed within 90 days. फाइन. तो ये हो गया, मैंने आपको इसको समराइज भी करा दिया आपको सेक्शन 11. आई बिलीव अब तो आप लोगों ने कंसाइज कर लिया होगा. कई बार चीज़ें बिखर जाती हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपको एहसास हो कि हाँ आपको ये समझ में आ गया है. कम टू सेक्शन 12. कहाँ है सेक्शन 12? कहाँ गए भाई साहब? ये रहे. ये देखिए, दिस इज सेक्शन 12. एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी. During the pendency of an inquiry, on written request made by the aggrieved one, please highlight this, on a written request. कैसी request? written request, लिखित request पर. क्या हो सकता है? request किसकी? aggrieved woman की. internal committee और local committee may recommend to the employer. क्या क्या एम्प्लॉयर हो सकते हैं? नंबर 1, ट्रांसफर द एग्रीव्ड वुमेन और द रेस्पोंडेंट टू एनी अदर वर्क प्लेस. एंड यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझ लीजिए कि दिस इज व्हाट, जब पेंडेंसी, जब इंक्वायरी चल रही है, दैट इज इन बिटवीन, सो बोथ आर वर्किंग एट द सेम प्लेस, देयर मे बी दे बोथ ऑफ देम मे बी अनकंफर्टेबल, may not be comfortable working at the same place and fighting a case. तो ऐसे केस में what actions can be taken? This is the first action, that transfer the aggrieved woman or the respondent to another workplace. कि या तो aggrieved woman का ट्रांसफर कर दिया जाए और respondent का ट्रांसफर कर दिया जाए उस जगह से. लेकिन ध्यान रखना बस यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, that is this. Please say this. It can happen only on a written request made by the aggrieved woman and not on the request of respondent. Respondent की नहीं चलेगी. These actions can be taken only on the written request, only on the written request of the aggrieved woman. जो पीड़ित महिला है उसी के कहने पर, उसी की लिखित रिक्वेस्ट पर ही ये ऐसा हो सकता है. नंबर 1 इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर. तो ये जो रूल है ये हर जगह अप्लाई होगा. रिटन रिक्वेस्ट, इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं. अब क्या क्या हो सकता है उसको हाईलाइट कर लीजिए बस. फर्स्ट इज रिगार्डिंग ट्रांसफर. इट मे बी ऑफ एग्रीड वुमेन और इट मे बी ऑफ रिस्पोंडेंट. अगेन, ग्रांट लीव टू एग्रीव्ड वुमेन. एग्रीव्ड वुमेन को लीव, और कितने दिनों की, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months. प्लीज हाईलाइट 3 months, राइट P4 prelims, you will get the question from here. For how many days, how many months leaves can be granted? This is what P4 prelims, 3 months. Grant such other leave to the aggrieved woman as may be prescribed. So these are A, B and C. These are 3 actions which can be taken. A is for the transfer, B is for leave, इसको मैं अलग लिखता हूँ,
ए ट्रांसफर, सेकंड लीव कितनी 3 months, एनी अदर रिलीफ। तो दीज 3 एक्शंस कैन बी टेकन कब, ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी, ये मत भूलना। और ये भी मत भूलना ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ, दिस इज ऑलवेज ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ द व्हाट। अगर ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिटन रिक्वेस्ट नहीं है वुमेन की, रिटन रिक्वेस्ट नहीं है, देन इंटरनल कमेटी मे नॉट ग्रांट सच रिलीफ। Such reliefs can be granted only on the written request of the woman, एक बात। and again this is not कि as if they will be granted, it is a possibility, it may be, it internal committee may recommend, this is not कि they will, because इनके हाथ में कुछ नहीं है, they will have to recommend to the employer। ये क्या करेंगे, they may recommend to the employer, got it, about this relief but only on this request। कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए, the leave granted to the aggrieved woman under this section shall be in addition, ध्यान रखना इसको, P for prelims, addition to the leave she would be otherwise entitled। it means what कि उस aggrieved woman को जो लीव्स ऑलरेडी मिलती हैं, उनके अकाउंट में जितनी लीव हैं उनमें से एडजस्ट नहीं होंगी ये। सपोज शी इज ऑलरेडी हैविंग, शी इज एंटाइटल्ड टू 300 लीव्स, तो दी 3 months लीव, दीज 90 days लीव्स आर इन एडिशन, नॉट 300 minus 90, दिस इज 300 plus 90। एंड अगेन यहीं से क्वेश्चन आपको प्रीलिम से पूछा जाएगा कि वेदर दीज आर इन एडिशन और इन फ्रॉम विद इन दोज अवेलेबल लीव्स, इट इज इन एडिशन। कर लेंगे आप लोग, सानिया मैडम जल्दी बोलिए। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, क्लॉज 3 है ये, द एम्प्लॉयर शैल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस मेड अंडर दिस, द वर्ड इज व्हाट, शैल। सो in this committee will recommend to the employer and employer shall implement, वो वैसा करेगा। यहाँ से shall है, मैंडेटरी है एम्प्लॉयर के लिए, P for prelims लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एंड सेंड द रिपोर्ट ऑफ सच इम्प्लीमेंटेशन टू द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में भी। तो कंप्लाइंस की जो रिपोर्ट है, कंप्लाइंस रिपोर्ट शैल बी सेंड टू द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी की, हाँ आई हैव ग्रांटेड द 90 days leave, I have transferred or I have granted the other relief as recommended by the committee। तो this is all about section 12 कि ड्यूरिंग पेंडेंसी क्या क्या हो सकता है, रिटन रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर या लीव्स मैक्सिमम 90 days और अदर रिलीफ मे बी रिकमेंडेड बाय द कमेटी टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ एंड अगेन सेंड रिपोर्ट टू द कमेटी अबाउट द कंप्लायंस ऑफ द सेम। ये है सब इसका निचोड़ सारा इसका। हम कौन सेक्शन की बात करें, दिस इज सेक्शन 12। ये क्या डील करता है, ड्यूरिंग पेंडेंसी इंक्वायरी क्या क्या हो सकता है। पहले क्या बताई थी कि ड्यूरिंग पेंडेंसी रिटन रिक्वेस्ट पर, किसके रिटन रिक्वेस्ट, एग्रीव्ड वुमेन की रिक्वेस्ट, क्या कर सकते हैं, नंबर 1 ट्रांसफर कर सकते हैं। किसका ट्रांसफर कर सकते हैं, एग्रीव्ड वुमेन का ट्रांसफर हो सकता है। और द that respondent may also be transferred, second relief may be of what, this is what the 3 months leave and third relief is the other relief, whether the respondent, whether the employer is bound, yes the employer is bound to follow the recommendations and those leaves of 90 days are in addition। ये हुआ आपका रिवीजन, बोलो मैडम, हाँ जी हाँ। सेक्शन 12 हुआ नहीं किसी का, जल्दी बताइए, किसी को रहेगा कोई शक कभी, मोनिका भारती कब आउट।
नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन 13 इंक्वायरी रिपोर्ट. So section 13 deals with what? Report of what? Report of the inquiry. Section 9 में कंप्लेंट हुई थी, कंप्लेंट, और उसकी रिपोर्ट आई 13 में. इंक्वायरी रिपोर्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी. व्हाट? अब इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है. कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एट द केस में भी शैल प्रोवाइड ए रिपोर्ट देगी ऑफ इट्स फाइंडिंग्स. क्या? टू द एम्प्लॉयर और टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. एक सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड प्लीज. हेलो. तो आई रीड इट अगेन. थोड़ा ब्रेक हुआ 1 सेकंड का. तो दिस इज सेक्शन 13 क्लोज 1 ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एट द केस मे बी शैल प्रोवाइड ए रिपोर्ट ऑफ इट्स फाइंडिंग्स. ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है. When you are making an inquiry you will have to give a report. ये कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि जब इंक्वायरी समाप्त हो जाएगी तो फिर इंटरनल कमेटी हो या फिर लोकल कमेटी हो, वो अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. क्वेश्चन यहां से आएगा कि किसको देगी रिपोर्ट, यहां से आएगी बात. ये आएगी टू द एम्प्लॉयर. सी, अगर ये रिपोर्ट है इंटरनल कमेटी की, देन रिपोर्ट विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयर. इफ इट इज द एलसी लोकल कमेटी, देन द रिपोर्ट विल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. एंड टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days, प्लीज हाईलाइट P4 terms फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी. तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि कितने दिनों में ये रिपोर्ट दे दी जाएगी. देखिए दिस इज वेरी ऑब्वियस कि रिपोर्ट तो दी ही जाएगी. रिपोर्ट किसको दी जाएगी? एम्प्लॉयर को दी जाएगी या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दी जाएगी. एट द केस में भी इफ द लोकल कमेटी ने अगर इंक्वायरी करी है लोकल कमेटी ने, इफ द इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय द लोकल कमेटी, देन द रिपोर्ट शैल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. इन अदर केस इट शैल बी गिवन टू द एम्प्लॉयर. क्वेश्चन विल कम इन हाउ मेनी डेज. अगर आज इंक्वायरी खत्म हो गई है तो आज से विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, जो इंक्वायरी की कंप्लीशन की डेट है उससे 10 दिन के अंतर्गत बस विद इन 10 days आपको वो रिपोर्ट देनी होगी. और यहीं से क्वेश्चन आएगा 10 days, 15 days, 30 days, 60 days. कर लेंगे आप लोग. एंड ए सच ए रिपोर्ट वी मेड अवेलेबल टू द कंसर्न पार्टीज.
पार्टीज को भी रिपोर्ट की कॉपी दे दी जाएगी। रिपोर्ट होगी साहब आपकी ये। आगे क्या है, हाँ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई जाग जाइए सब लोग बुरी तरीके से, झकझोर दीजिए अपने आप को। वेयर द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी एट द केस में बी अराइव्स एट द कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं, दैट एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। डिफरेंट कंक्लूजन हो सकते हैं। देखो एक कंक्लूजन क्या हो सकता है कि एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड, एलिगेशन प्रूव हो गया। एक ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या हो सकता है, एलिगेशन में बी लाइक दिस, कंक्लूजन में बी लाइक दिस दैट एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव्ड। तो इन बोथ केसेस क्या होगा। और एक थर्ड कंक्लूजन भी हो सकता है कि जो कंप्लेंट थी दैट वाज मैलिशियस, इट कैन ऑल्सो बी कंक्लूजन। तो एज पर द कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन है, देन व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल बी द रिएक्शन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द कमेटी इन दैट केस। तो प्लीज सी दिस और हाईलाइट कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा देखिए, अगर क्या है कंक्लूजन क्या है, दिस इज द कंक्लूजन दैट एलिगेशन हैज नॉट बीन प्रूव्ड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, तब क्या होगा, इट शैल रिकमेंड टू द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एम्प्लॉयर में कम आईसी, ये लोकल कमेटी है, दैट नो एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन द मैटर, कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना है अभी ये। तो दिस इज द रिकमेंडेशन एंड दिस इज द पीफो प्लेम्स। नो एलिगेशन प्रूव्ड, नो एलिगेशन प्रूव्ड, रिकमेंडेशन ये होगी नो एक्शन, नो एक्शन नो एलिगेशन प्रूव्ड। अब ये क्या आएगा, एलिगेशन हैज बीन प्रूव्ड में क्या होगा, एलिगेशन प्रूव्ड में क्या क्या होगा, इट शैल रिकमेंड टू दी ये एज द केस में भी व्हाट, टू टेक एक्शन एज ए मिसकंडक्ट, ये प्रूव भैया पीफो प्लेम्स फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स। ये बात समझने की है और मैं आपको समझा के भी रहूंगा। क्या है क्या है, when allegation is not proved, recommendation will be what, no action is to be taken, you need not to take any action, बात खत्म हो गई। लेकिन जब एलिगेशन प्रूव्ड हो गया देन क्या होगा, देन ये कहा जाएगा यू टेक एक्शन, एक्शन लीजिए इसके खिलाफ। किसको कहेंगे, एम्प्लॉयर को कहेंगे या फिर किसको कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोलेंगे। यू टेक एक्शन, ओके वी विल टेक एक्शन। लेकिन लेना क्या है, क्या एक्शन लिए तो बताइए, कम ऑन बता रहे हैं, पढ़ लो पहले, ये लो, ये एक्शन लोगे आप। टेक एक्शन एज मिसकंडक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट किया है उसको मिसकंडक्ट ट्रीट करो, मिसकंडक्ट ट्रीट करो एंड इन अकॉर्डेंस विद द सर्विस रूल्स यू टेक एक्शन। व्हाट शुड बी डन इफ द, what should be done if the employee is found guilty of misconduct? Service rules में there are different kind of punishments when the misconduct is proved. तो you need to take, आप sexual harassment को misconduct मान के चलिए, Mr. Employer or the district officer, please treat sexual harassment as a misconduct and then take action as per the service rules applicable to him. तो जो सर्विस रूल्स इस पर एप्लीकेबल होते हैं उसमें मिसकंडक्ट के अनुसार इस पर क्या एक्शन हो सकता है, आपको वो एक्शन लेना है। ये बात आपको समझ में आई या आपको नहीं आई, जल्दी बताओ। फटाफट।
चलिए साहब, अगर समझ में आ गए धन्यवाद आपकी बहुत बहुत। और वेयर नो सच सर्विस रूल्स इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं ना कि इन एवरी केस सर्विस रूल्स एप्लीकेबल ही हो। तो अगर सर्विस रूल्स एप्लीकेबल नहीं है तो जैसे हम पहले भी समझा चुका हूँ, एज इन सच मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, वो अलग बात हो गई। नाउ अब सेकंड में समझिए क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो सकता है। एक तो मिसकंडक्ट का एक्शन हो गया, दूसरा क्या, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडेंट टू डिडक्ट सच सम एज इट में कंसिडर एप्रोप्रिएट। डिडक्ट सच सम, उतना पैसा काट लो, कहां से काटोगे, फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द रिस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट की सैलरी से या उसके भत्तों से उतना पैसा काट लो, कितना, जैसा कि उचित समझा जाए। सही है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग सर्विस रूल्स। तो भले ही सर्विस रूल्स प्रोवाइड करते हो या नहीं करते हो, ध्यान रखना ये बहुत टेक्निकल बात है। सर्विस रूल सेज यू कैन नॉट डिडक्ट मनी, इवन देन you can deduct money from his salary because of this provision. That is why, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, देखो ये बात जो लिखी है, पढ़ते नहीं हो ना, पढ़ो बउआ। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सर्विस रूल्स, सर्विस रूल्स में कुछ भी होते हुए, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द सर्विस रूल्स, जो सर्विस रूल्स हैं उसमें कुछ भी होते हुए, कौन से सर्विस रूल्स, एप्लीकेबल टू द रिस्पोंडेंट, जो कि रिस्पोंडेंट पर एप्लीकेबल होते हैं, उन सर्विस रूल में कुछ भी होते हुए क्या, डिडक्ट एनी सम, डिडक्ट सच सम, कहां से डिडक्ट करोगे, फ्रॉम सैलरी और वेजेस ऑफ द रिस्पोंडेंट, एंड कैसे, टू बी पेड टू द एग्रीड वुमेन, उन पैसों को एग्रीड वुमेन को पे किया जाए, और टू हर लीगल हेयर्स, और या उनके विधिक अधिकारी को दिया जाए, एज इट में डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। और कितना पैसा दिया जाएगा, कितना धन दिया जाएगा, उसका डिटर्मिनेशन होगा सेक्शन 15 के अनुसार, तो उसकी गणना होगी सेक्शन 15 के अनुसार। तो क्या क्या हुआ, टेक एक्शन ट्रीटिंग सेक्सुअल हरेसमेंट एज मिसकंडक्ट, नंबर 1, डिडक्ट सच सम फ्रॉम हिज सैलरी और वेजेस एंड पे टू द एग्रीड वुमेन, पीड़ित महिला को पैसा भी दो और इस इंसान के विरुद्ध कार्रवाई मिसकंडक्ट के अनुसार करो। अगर सर्विस रूल कहते हैं इसे निकालना पड़ेगा तो सर्विस से निकाल दो, अगर सर्विस रूल्स कहते हैं कि इसके 2-3 इंक्रीमेंट्स घटा दिए जाएंगे तो वो घटा दो। जो भी सर्विस रूल्स में मिसकंडक्ट का पनिशमेंट है, इसको वो पनिशमेंट दो और इसकी सैलरी से पैसा काट लो। ये होगा, ये कब होगा, जब एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो प्रूव्ड हो जाते हैं। वो किस में, इंक्वायरी में। इंक्वायरी कौन से उसमें हुई थी, सेक्शन 11 में हुई थी। रिपोर्ट किस में आई है, सेक्शन 13 में आई है। बात समझ में आ रही है आपको। 10 में क्या हुआ था, कॉन्सिलेशन हुआ था। 12 में क्या हुआ था, ड्यूरिंग पेंडेंसी एक्शंस हुए थे। सही है, 11 में इंक्वायरी हुई थी, 9 में कंप्लेंट, 10 में कॉन्सिलेशन, 11 में इंक्वायरी, 12 में लीव्स का एक्सेट्रा का ऑर्डर हुआ था, और अब आ गई रिपोर्ट आपकी। तो मैं बीच बीच में आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, सब काम मैं ही करूँगा। हाँ जी हाँ, समझ में आया नहीं आया, देखूँ जाग कौन कौन रहा है। अनीता, आर यू देयर, अंजू, जया, मिनी गर्ग, निवेदिता, तो मेहनत कर रहा हूँ, कुछ समझ में भी आ रही है बात नहीं। प्रोवाइडेड दैट in case the employer is unable to make such deduction from the salary of the respondent due to his being absent from duty or cessation of employment, it may direct to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman. लो जी लो, ई भी हो सकता है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि भैया आपने तो कह दिया कमेटी जी
कमेटी ने किससे कहा? एम्प्लॉयर से कहा कि सैलरी से पैसे काट लेना। अरे काट कहाँ से ले? बंदा काम कर रहा हो तो काटे, उसका कोई पैसा है ही नहीं यहाँ पर। ही इज एब्सेंट, एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, ये एम्प्लॉयमेंट को सीज कर चुका है, जा चुका, कहाँ से पैसा काटूंगा? कोई बात नहीं। इन दैट केस यू विल डू दिस, in that case you will do that, direct the respondent, you give direction to the respondent to pay such sum to the aggrieved woman। उसको कहो कि इस पैसे को जो कि मैं तो इससे काटता लेकिन अब नहीं काट पा रहा हूं, you should pay directly to the aggrieved woman। तो this will be, you will pass on this to the respondent। ठीक, नेक्स्ट। और अगर रेस्पोंडेंट तब भी ना करे पे, तब in case the respondent fails to pay the sum referred to in clause second, the internal committee or local committee may forward the order for recovery of the sum as an arrear of land revenue to the concerned district officer। इंटरनल कमेटी हो या लोकल कमेटी हो, ये किसको भेज देंगे मैटर? कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज देंगे कि भैया ये थोड़ा इतने जल्दी से काबू में आने वाले प्राणी नहीं है, ये वाली पार्टी नहीं है, ये पैसे देने वाली। तो क्या करो, इससे वसूली करो। वसूली कैसे करो? मान लीजिए इससे 50,000 लेने हैं, 50,000, तो 50,000 की वसूली इससे ऐसे करो जैसे कि लैंड रिवेन्यू की करते हो आप। यहीं से क्वेश्चन आएगा कि रिकवरी किस तरीके से होगी, रिकवरी का मोड क्या होगा? वो ये होगा, रिकवरी ऑफ द सम एज एन एरियर ऑफ द लैंड रिवेन्यू, एज द एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। बोलो, कर लेंगे आप लोग अब? तो देखो यहां तक था, मैं इसको दोबारा समझाता हूं आपको। यहां से कहानी इंटरलिंक्ड है, ये सम अप करता हूं मैं आपको 1 मिनट में। एंड दिस इज when the conclusion is that allegation has been proved, allegation has been proved, in that case the committee shall recommend to the employer or to the district officer what, कि treat sexual harassment as misconduct, misconduct की तरह ट्रीट करो, उसके हिसाब से उसके विरुद्ध एक्शन लो। एंड अगेन डिडक्ट सच सम, पैसा काटो उसकी सैलरी से, उसकी सैलरी से, उसके वेजेस से सैलरी काटो, पैसा काटो। और अगर एम्प्लॉयर, इफ द एम्प्लॉयर इज अनेबल बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, वो एब्सेंट है या नौकरी छोड़ चुका है, देन एम्प्लॉयर उससे ये कहेगा कि डायरेक्टली पे द सम टू द एग्रीड वुमेन। और अगर तब भी ना करे वो, इफ द रेस्पोंडेंट फेल्स टू पे, देन एक्शन लिया जाएगा, उससे रिकवरी होगी एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। एंड फॉर दैट पर्पज इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी विल रिकमेंड द मैटर टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न। बोलो हाँ है ना? हो गया? एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन द रिकमेंडेशन विद इन 60 days बिफोर क्लेम्स। बस ये 60 days का फिर अगेन आपको यहाँ पर टाइम याद रखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर को कितने दिनों में एक्शन लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, दैट इज व्हाट विद इन दी 60 days। एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल एक्ट अपॉन रिकमेंडेशन विद इन 60 days। तो नंबर ऑफ डेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने दिनों के लिए टाइम इनको मिलता है। तो ये जो नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं आपके लिए, दीज नंबर ऑफ डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। किसी को सवाल पूछना पूछिए। 13 ओवर फ्रॉम माई साइड, सेक्शन 13 इज ओवर। भाई अब ऐसा कर लेते हैं, अब कुछ भगवान को भी याद कर लेते हैं। धनतेरस, ठीक है, धनतेरस मनाते हैं। अभी मैं भी थक गया और गैप करूंगा तो फिर पूजा का टाइम हो जाएगा। तो क्या कहते हो आप लोग? बाकी कुछ सेक्शंस कल हम कर लेंगे, है ना? कल मॉर्निंग में रख लें सेक्शन 11 PM 11 AM। इवनिंग में तो हो नहीं पाएगा, फिर 11 AM कर लेते हैं। 11 AM से टिल दी कंप्लीशन, क्योंकि लास्ट के सेक्शन में बहुत टाइम लगेगा नहीं, अब समझाने वाला काम हो गया।
तो कल मॉर्निंग में क्लास कर लेते हैं, कल मॉर्निंग में कर लेते हैं क्लास 11 AM, सो दैट ये एक्ट खत्म हो जाएगा। आप भी थक गए होगे, मैं भी थक गया, 3 घंटे तो हो ही गए लगातार बात करते करते। सो 11 से करते हैं ताकि इवनिंग में हम सब लोग अपनी दिवाली मना पाएंगे। दैट इज परफेक्ट। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बी देयर एट 11 AM। Fine. Morning is perfect. So bye bye. Happy धनतेरस to every one of you. Bye bye. Take care. और ध्यान रखना, देखिए फिर मैं कहता हूँ एग्ज़ाम टाइम है, ओवर एंथुसियाज्म मत हो जाना कि ज़्यादा ही उत्साह में आ जाए। सेहत का ध्यान रखते हुए आप लोग त्यौहार मनाएंगे। ठीक है, बाय बाय।